नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। भारी बारिश के बाद सबसे ज्यादा नुकसान गुजरात को हुआ है। नदियों के लगातार बढ़ते जल स्तर से कई जिलों में बाढ़ के हालात हैं। सड़कें तालाब बन चुकी हैं। वहीं राजस्थान, बिहार और महाराष्ट्र के कई इलाकों में बारिश का आपातकाल नजर आ रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। बाढ़, बारिश के कहर से देश के 5 राज्य प्रभावित हैं। आप एक साथ देख सकते हैं 5 राज्यों की तस्वीरें, जहां तेज बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। गुजरात में तेज बारिश ने सबसे ज्यादा मुश्किल पैदा की है। वहीं राजस्थान और महाराष्ट्र में भी बाढ़ ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है, जबकि बिहार और यूपी के भी कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। सबसे पहले बात गुजरात की करते हैं, जहां बारिश ने भारी तबाही मचाई है। गुजरात के गांधीनगर में तेज बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। एक बड़े हिस्से में बाढ़ का पानी जमा हो गया। नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने के बाद संत सरोवर डैम के 5 गेट खोले गए हैं। हालांकि पानी के इतने फ्लो के सामने भी कुछ लोग वहां टहलते नजर आए, जो साफ तौर पर हादसे को न्योता देते नजर आए। गुजरात में बारिश कहर बनकर बरसी। वडोदरा में बारिश के बाद कई इलाके पानी में डूब गए। एक बस्ती पूरी तरह पानी में डूबी नजर आई। नदी नाले उफान पर दिखे। जहां तक नजर गई वहां चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। वडोदरा के कई इलाके बारिश के पानी में डूबे नजर आए। काशी विश्वनाथ मंदिर भी पानी में डूबा नजर आया। अहमदाबाद में भी भारी बारिश का असर दिखा। कई इलाकों में 7 फीट तक पानी भर गया है। अहमदाबाद के सिंध भवन रोड पर पानी भरने से लोग परेशान दिखे। सड़कें पूरी तरह से पानी में डूबी दिखी, जिससे लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में परेशानी का सामना करना पड़ा। आनंद नगर में रोड पर घुटनों तक पानी भर गया। इस दौरान लोगों की गाड़ियां बंद पड़ गईं। कई लोग तो अपने वाहनों को धक्का लगाते हुए भी दिखाई दिए। गुजरात के अरवल्ली में भी तेज बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। अरवल्ली में भारी बारिश की वजह से लोगों के घरों में पानी भर गया है। हालात तो ये हो गए हैं कि पानी लोगों के बेडरूम और किचन तक पहुंच गया है। वहीं गुजरात के आणंद में हुई 8 इंच से ज्यादा की बारिश से निचले इलाकों में पानी भर गया। वहां पर कई दुकानों में पानी भर गया, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। तेज बारिश के बाद गुजरात के सूरत में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। नदियां उफान पर हैं। लगातार जल स्तर बढ़ रहा है। भारी बारिश से सड़कें जलमग्न हो गई हैं। वहीं लोगों की दिक्कतें काफी बढ़ गई हैं। गुजरात में भारी बारिश से कई जिलों के निचले इलाके जलमग्न हो गए। मोरबी में भारी बारिश से लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में पानी भर गया है। वहीं खिरसरा गांव में जल भराव से लोग परेशान रहे और लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मशीन का सहारा तक लेना पड़ा। गुजरात के राजकोट में बारिश के पानी में शहर का बड़ा हिस्सा डूबा नजर आया। जो तस्वीरें आई हैं उसमें सड़कें पूरी तरह से पानी में डूबी दिखी। हालात ऐसे बने कि गाड़ियां बीच पर न सिर्फ रुक गईं, बल्कि कई गाड़ियां पानी में डूब गईं। राजकोट का मवडी और मेन इलाका पूरी तरह पानी में डूबा नजर आया। राजस्थान के अजमेर में तेज बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। सागर झील का पानी सड़कों पर भर गया और पूरी सड़क पानी में डूबी नजर आई। चारों तरफ पानी भरने से रफ्तार पर ब्रेक लग गई। बाढ़ का पानी लोगों के घरों तक पहुंच गया। बिहार के बेगूसराय में बाढ़ के पानी में कई गांव डूब गए। गांव की सड़कें भी पानी में डूबी नजर आई, जिसके बाद कई गांवों का शहर से संपर्क टूट गया। जो लोग जरूरी काम से घर से निकले, उन्हें सफर तय करने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ा। हालात ऐसे हो गए कि नाव भी ओवरलोड दिखी और लोग अपनी जान जोखिम में डालते नजर आए। महाराष्ट्र में भी बारिश ने लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया है। कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात हैं। नासिक से जो तस्वीरें आई हैं, उसमें चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। दरअसल नासिक में तेज बारिश के बाद गोदावरी नदी उफान पर आ गई है। नदी का पानी निचले इलाकों में भर गया।
और इस पानी में पूरा मंदिर समाया हुआ दिखा। हिमाचल प्रदेश के मणिमहेश यात्रा से लौट रहे कई श्रद्धालु नाले में आई उफान में फंस गए। वहां से डरा देने वाली तस्वीरें सामने आईं। कई श्रद्धालु तेज बहाव के बीच नाले को पार करते दिखे। वीडियो में साफ नजर आया कि नाले में उफान की वजह से वहां कई श्रद्धालु फंस गए, जिसके बाद इन सभी लोगों ने एक दूसरे का हाथ पकड़कर मानव श्रृंखला बनाई और नाले को पार करने की कोशिश करते नजर आए। इन लोगों ने नाले में पत्थर डाले और उनकी मदद से नाला पार किया। बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रशासन ने श्रद्धालुओं को इस रास्ते से जाने से मना कर दिया है, लेकिन भीड़ बढ़ने के बाद श्रद्धालुओं ने खुद ही खतरे की परवाह किए बगैर नाले को पार कर लिया। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। किसानों पर कंगना रनौत के बयान के बाद से सियासी पारा हाई है। एक तरफ राहुल गांधी ने ट्वीट कर निशाना साधा तो दूसरी तरफ बीजेपी ने कंगना के बयान से किनारा कर लिया। लेकिन क्या कंगना आगे ऐसा नहीं करेंगी, क्योंकि विवादों से उनका पुराना नाता रहा है। जब जब क्वीन ने जुबान खोली, बखेड़ा बड़ा हुआ है। Kangana touches something, it becomes a controversy. मैं जजमेंटल नहीं हूँ, इसीलिए कंगना को एब्सोल्युटली मेंटल मानती हूँ। हमारे नेताओं के बारे में अनाप शनाप बोलती रहती है। कभी किसानों पर बयान, कभी जवानों पर बयान, कभी आजादी पर दिव्य ज्ञान। कंगना के अंगना में विवादों ने यूं घर कर लिया कि क्वीन जब भी बोली, विवादों से पूरी जनता डोली। इस बार भी विवादों की क्वीन सवालों के घेरे में है। वजह है उनका किसान आंदोलन पर एक बयान, जिस पर अब सियासी घमासान जारी है। कंगना रनौत का अपना बयान था। पार्टी ने उनको स्पष्ट चेतावनी भी दे दी कि वह इस प्रकार के बयान नहीं दे सकती, और पार्टी ने बड़ा स्पष्ट किया कि हम लोग तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में विश्वास करते हैं, और कंगना रनौत को आगे से ऐसे बयान देने के लिए मना कर दिया गया। देखिए, बहुत स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसके डीएनए में कांग्रेस का विरोध है और सरमाएदारी यानी क्रॉनी कैपिटलिस्टों का साथ है। इसीलिए कंगना रनौत हमारे किसानों को आतंकवादी कहती है, कभी खालिस्तानी कहती है, कभी धरने पर बैठे लोगों को देशद्रोही कहती है। और ये खाली कंगना रनौत ही नहीं कहती, भारतीय जनता पार्टी के कम से कम 100 बड़े नेता कहते हैं। मीनाक्षी लेखी भी ऐसी कहती है। ये लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग, किसानों को अपने देश का अंग मानने के लिए ही तैयार नहीं है। दरअसल एक मीडिया हाउस को दिए बयान में कंगना ने कहा था कि अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व कमजोर होता तो भारत में बांग्लादेश जैसी स्थिति हो सकती थी। सभी ने देखा कि किसान आंदोलन के दौरान क्या हुआ। प्रदर्शन के नाम पर हिंसा फैलाई गई और वहां रेप हो रहे थे, लोगों को मारकर लटकाया जा रहा था। कंगना का ये बयान आते ही बवाल मच गया, लिहाजा बीजेपी ने भी उनके बयान से किनारा कर लिया। लेकिन ये पहली दफा नहीं है जब कंगना विवादों में आई हो। तो मतलब ये आप फिल्म्स कर रही हैं कि ये कुछ रियल लाइफ से कुछ इंस्पायर कुछ चल रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है? बट ऑन अ वेरी वेरी जेन्युइन नोट, आई थिंक कंगना टेक्स अ स्टैंड ऑन एवरीथिंग व्हिच इज सो एडमायरेबल। सो कंगना, ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर दैट। मतलब इतना स्टैंड लेते हैं कि अब तो बॉलीवुड में भी वो जो है आउटस्टैंडिंग कह दी गई हैं। आज भले ही कंगना का विवाद सियासी हो, लेकिन कभी अपनी ही इंडस्ट्री में पंगे का पर्याय बन चुकी थी। फिर चाहे फिल्म के ट्रेलर लॉन्च का मौका हो या फिर फिल्म के गाने की लॉन्चिंग, और पंगा चाहे इंडस्ट्री से हो या फिर किसी पत्रकार से, कंगना के इरादे ने जाहिर कर दिया है कि पंगा लेने में वो किसी की परवाह नहीं करती। कोई भी चीज कंगना रनौत की होती है ना, तो बहुत सारे लोगों को बहुत जगह प्रॉब्लम होती है। इंडस्ट्री वाले गए तेल लेने, हमारा तो वही साहब है, आए तो वेलकम, नहीं आए तो भीड़ कम। तुम तो हमारे दुश्मन बन गए यार। अरे नहीं, बड़ी घटिया बातें लिख रहे हो। ऐसा है? हाँ,
सच लिखता हो। कितनी ज्यादा गंदी गंदी बातें लिख रहे हो, इतना गंदा सोचते कैसे हो? दरअसल मुद्दा कोई भी हो, सामने कोई भी हो, कंगना खुलकर बोलती हैं और जरूरत कोई सामने आए तो जमकर झगड़ती हैं। तो मतलब ये आप फिल्म्स कर रही हैं कि ये कुछ रियल लाइफ से कुछ इंस्पायर कुछ चल रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है? बट ऑन अ वेरी वेरी जेन्युइन नोट, आई थिंक कंगना टेक्स अ स्टैंड ऑन एवरीथिंग व्हिच इज सो एडमायरेबल। सो कंगना, ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर दैट। मतलब इतना स्टैंड लेते हैं कि अब तो बॉलीवुड में भी वो जो है आउटस्टैंडिंग कह दी गई हैं। और you know, as they say कि when you touch something it becomes gold. Well, with Kangna they say कि when Kangna touches something it becomes a controversy. राजनीति के दंगल में कंगना का सितारा बुलंद होगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि कंगना से जुड़ी जो विवादों की फहरिस्त काफी लंबी है। फिल्म का सेक्टर हो या राजनीति का, कंगना अपने खुले विचार के लिए जानी जाती हैं। शायद इसी बात का तकाजा है कि अक्सर विवादों के साथ उनका कनेक्शन जुड़ ही जाता है। कंगना ने अपने एक ट्वीट में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए लिखा, मैं गलत थी, वह रावण नहीं है, रावण तो महान राजा था, उसने तो दुनिया का सबसे अमीर देश बनाया था, मगर ये तो खून की प्यासी राक्षसी ताड़का है। इसी तरह महाराष्ट्र सरकार पर टिप्पणी के बाद में कंगना निशाने पर आ गई थी। बीएमसी ने पाली हिल्स इलाके में बने कंगना के ऑफिस का एक हिस्सा गिरा दिया था। दफ्तर पर बुलडोजर चलने के बाद कंगना ने ट्वीट कर कहा था, मेरे प्रोडक्शन हाउस मणिकर्णिका फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड में पहली फिल्म अयोध्या की घोषणा हुई। ये मेरे लिए एक इमारत नहीं, राम मंदिर ही है। आज वहाँ बाबर आया है, आज इतिहास फिर खुद को दोहराएगा, राम मंदिर फिर टूटेगा, मगर याद रख बाबर, ये मंदिर फिर बनेगा। जय श्री राम। फिल्म मणिकर्णिका की रिलीज से पहले कंगना को करणी सेना की तरफ से चेतावनी मिली थी, जिसके जवाब में कंगना ने कहा था, मैं राजपूत हूँ और अगर मुझे परेशान करना बंद नहीं किया तो एक एक को बर्बाद कर दूंगी। यानी विवादों की क्वीन कंगना का कंट्रोवर्सी से गहरा नाता रहा है। फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के मसले पे दिए गए बयान की बात करें, या राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के मसले पे दिए गए बयान की बात करें, या मुंबई को ही मिनी पाकिस्तान कह देना, ये इन बयानों की अगर बात करें तो कंगना का ये बयान काफी कंट्रोवर्सी पहले ही क्रिएट कर चुकी है। लेकिन जिस तरह से अगर कंगना का विवादों और सुर्खियों के साथ में जो कनेक्शन है वो चोली दामन का साथ कहा जा सकता है, लेकिन इस बार जिस तरह से अन्नदाताओं के खिलाफ, यानी कि किसानों के खिलाफ और उसके आंदोलन के खिलाफ जिस तरह से कंगना का बयान आया है, ये मसला अब थमने वाला नहीं है और इस मसले से निकला हुआ जो तूफान है उसका असर अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। बीजेपी हाईकमान ने इस बार कंगना को तलब कर दिया। ये जाहिर है कि उन्हें दिया गया संदेश पब्लिक में नहीं आने वाला, लेकिन राजनीतिक पंडित कयास लगा रहे हैं कि कंगना को चुप रहने और कम बोलने की नसीहत दी गई है। वहाँ से स्पेशल कैमरा लगा था, वो सब कैमरे से देख रहे थे। ये सोचिए, जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि, एक सांसद, और उस तरह की बात बोल रहा है, वो भी पार्टी में डिफरेंस भाजपा का सांसद, और वो भी महिला, और फिल्म अभिनेत्री रही है। और बाकी हमारे नेताओं के बारे में अनाप शनाप बोलती रहती है। तो मैं समझता हूं कि ये जो नशा की बात करती है, खुद पूरे नशे में रहती है, हमेशा नशे में रहती है। दरअसल कंगना की कंट्रोवर्सी की टाइमिंग पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। उनका आखिरी विवाद कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत के साथ में हुआ था, तब मंडी में चुनाव था, और अब उनकी फिल्म इमरजेंसी आने वाली है, तो कंगना ने ऐसा बयान दिया कि फिल्म इंडस्ट्री क्या देश की पूरी सियासत उबाल मारने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जिन समुद्री लुटेरों के सामने, आतंक के सामने अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देशों ने सरेंडर कर दिया, वो समुद्री लुटेरे भारतीय नौसेना के महाबली को देखकर हथियार डाल रहे हैं। उसका नाम है INS शारदा। दुनिया देख रही है भारतीय नौसेना का पराक्रम। INS शारदा का रौद्र रूप देखकर भागे समुद्री लुटेरे। आज सोमालिया से नाइजीरिया तक हिंद की सेना की हुंकार से दुश्मनों के हौसले पस्त हैं।
आईएनएस शारदा के पराक्रम की वजह से समंदर में भारत की शक्ति की जय जयकार हो रही है। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए आईएनएस शारदा को तैनात किया है। इसी साल फरवरी में नौसेना के सोमालिया के पूर्वी तट पर ईरानी जहाज को हाईजैक करने की समुद्री लुटेरों की कोशिश को नाकाम कर दिया। इस जहाज पर 7 लुटेरे चढ़ गए थे और चालक दल के सदस्यों को बंधक बना लिया था। जैसे ही ये सूचना इंडियन नेवी को मिली, समुद्री लुटेरों के मुकाबले के लिए आईएनएस शारदा को एंटी पायरेसी मिशन पर लगाया गया। आईएनएस शारदा ने ईरानी जहाज को कुछ ही पलटों में इंटरसेप्ट किया। भारतीय नौसेना को देखकर समुद्री लुटेरे भागने के लिए मजबूर हो गए। इस तरह नौसेना ने चालक दल के 19 लोगों को भी सुरक्षित बचा लिया। इनमें 11 ईरानी और 8 पाकिस्तानी शामिल हैं। सफल समुद्री डकैती विरोधी अभियान चलाने के लिए आईएनएस शारदा को ऑन द स्पॉट यूनिट प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया। स्वदेशी तकनीक से तैयार आईएनएस शारदा को 1992 में कमीशन किया गया था। इसकी लंबाई 102 मीटर है और 20 नॉटिकल माइल की रफ्तार से समंदर को चीरता हुआ आगे बढ़ने की क्षमता रखता है। ये 40 mm की गन से लैस है और इसमें हेलीकॉप्टर को रखने की भी जगह है। हिंद महासागर में समुद्री लुटेरों का आतंक ऐसा था कि वहां से दुनिया का कोई भी जहाज गुजरने से कतराता था। अमेरिका हो या चीन, दुनिया के शक्तिशाली देश भी समुद्री लुटेरों के सामने लगभग सरेंडर कर चुके थे। लेकिन जैसे ही इन लुटेरों का सामना नौसेना के महाबली आईएनएस शारदा से हुआ, पूरे हिंद महासागर की तस्वीर बदल गई। आतंकियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान अब खुद कराह रहा है। बलोचों के हमलों से पाकिस्तान दहला हुआ है। बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी आर्मी के 130 जवानों की हत्या कर दी। बलूच ग्रुप ने इस ऑपरेशन को बलूचिस्तान की आजादी के लिए मील का पत्थर बताया है, लेकिन उनका कहना है कि बदला भी पूरा नहीं हुआ है। एक रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में बलोच का बदलापुर। 130 पाकिस्तानी आर्मी के जवानों की हत्या। टुकड़े टुकड़े होगा पाकिस्तान। आजाद होने वाला है बलूचिस्तान। जो पाकिस्तान आतंकवादियों को पालता पोसता है, भारत को टुकड़ों में बांटने की नाकाम साजिश रचता है, वो खुद दर्द से कराह रहा है। जलती गाड़ियां, धुएं का गुबार और बदहवासी का आलम। पाकिस्तान की ये नई तस्वीर है। बलोचों के हमले से पाकिस्तान दहला हुआ है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी आर्मी के 130 जवानों की हत्या कर दी है। बीएलए ने खुद एक प्रेस रिलीज जारी करके पाकिस्तानी आर्मी के 130 जवानों की हत्या का दावा किया। हालांकि पाकिस्तानी आर्मी ने सिर्फ 14 जवानों के मारे जाने की बात मानी है। बलूचिस्तान पोस्ट के मुताबिक बीएलए ने ऑपरेशन हेरोफ के तहत बलूचिस्तान में 24 घंटे में 12 अलग अलग जगहों पर हमले किए। बीएलए ने रविवार देर रात हमले शुरू किए और पाकिस्तानी सेना के कई कैंप, पुलिस चौकियों को निशाना बनाया। उन्होंने कई हाईवे पर नाकेबंदी भी कर दी। बीएलए ने ऑपरेशन हेरोफ को बलूचिस्तान पर कब्जा करने का पहला कदम बताया है। बलूच ग्रुप ने इस ऑपरेशन को बलूचिस्तान की आजादी के लिए मील का पत्थर बताया है, लेकिन उसका कहना है कि बदला अभी पूरा नहीं हुआ है। बलूचों ने पाकिस्तान और चीन को खुली धमकी दी है कि अगर उन्होंने बलूचिस्तान को नहीं छोड़ा तो आगे उन्हें और भी खतरनाक अंजाम भुगतने पड़ सकते हैं। बलूचिस्तान में विरोध की आग लंबे समय से धधक रही थी, लेकिन अब यह बड़ा रूप ले चुकी है। पाकिस्तान में बलोच विद्रोहियों के हमले के बाद अब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने चीन और पाकिस्तान को बड़ी धमकी दी है। बलूच आर्मी की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें चीन और पाकिस्तान को बलूचिस्तान से जाने के लिए कहा गया है और चेतावनी दी गई है कि अगर बलूचिस्तान खाली नहीं किया तो उन्हें इसका अंजाम भुगतना होगा। पिछले 48 घंटे में बलूच आर्मी ने एक चीज़ करके दिखा दी कि जो 50 साल से पाकिस्तान उनके ऊपर अत्याचार कर रहा था, उनके लोगों को मार रहा था, औरतों को रेप कर रहा था, बच्चियों को गायब कर रहा था, इंसानों को बिना किसी जुडिशरी प्रोसेस के गायब कर दे रहा था। आई थिंक बलूच हैव रिप्लाइड नाउ। बलूच एक वो स्ट्राइक कर रहे हैं इस समय
जो जिसको बोलते हैं ना कि जब आप बिल्कुल कॉर्नर हो जाते हैं तो आपका फियर्स रूप, आपका भयानक रूप दिखने में आता है। इस समय बलूच आर्मी सीधे सीधे पंजाबीज के ऊपर, पुलिस के ऊपर और सबसे बड़ी बात पाकिस्तान आर्मी के ऊपर टारगेटेड अटैक कर रहा है। पाकिस्तान लंबे समय से बलूचिस्तान के संसाधनों का इस्तेमाल कर रहा है, बलोचों पर जमकर अत्याचार कर रहा है, लेकिन अब बलूचिस्तान में उठी विद्रोह की आग उसे जलाने को तैयार है। पिछले कुछ दिनों में बलूचिस्तान में उमड़ा विद्रोह इस बात की गवाही देता है। बलूचिस्तान के मूसाखेल जिले में बलोच विद्रोहियों ने यात्रियों को ट्रकों और बसों से उतार दिया और उनकी पहचान की जांच करने के बाद उन पर गोली चलाई, जिसमें पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के 23 लोगों की मौत हो गई। दूसरी घटना बलूचिस्तान के खलात में हुई, जहां बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी जवानों पर हमला कर दिया। बीएलए ने हाईवे पर वाहनों को आग लगाने का वीडियो भी पोस्ट किया है, जिसमें बलोच विद्रोही कह रहे हैं कि अब पाकिस्तानी आर्मी के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। पाकिस्तानी आर्मी बलूच लोगों पर बरसों से जुल्म करती आ रही है, अब इसका बदला लिया जाएगा। बलूचिस्तान के कई नेशनल हाईवे को ब्लॉक कर दिया गया है। इनमें बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का कब्जा हो चुका है और रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचाया गया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के निशाने पर पाकिस्तान चीन कॉरिडोर भी है। बीएलए सबसे पहले चीन और पाकिस्तान से अपनी जमीन छुड़वाना चाहता है और इसके लिए वो उन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर पर निशाना बना रहा है जो चीन की तरफ से बलूचिस्तान में विकसित किया गया है। तो न्यूज़ 18 स्पेशल में वक्त एक छोटे से ब्रेक का।